एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा बाजपेयी, आप देख रहे हैं परीक्षापुर। एज यू नो, मैंने ब्लैक कलर ले रखा है जो कि इस पर दिखाई नहीं देगा। या ऑरेंज कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं, येलो इज ग्रीन कर लेते हैं ना, तो ये दिख रहा है इस पर, यस। तो गाइस आज जो है मैं आप लोगों को CGL टायर 3 के लिए कुछ अच्छे जो है वो रामबाण निचोड़ देने वाली हूँ, या बोल सकते हैं आप पेनेशिया देने वाली हूँ, जो आपको लास्ट मोमेंट में बहुत काम आने वाले हैं, है ना। एज यू नो कि मैं अपनी कॉपी नहीं मंगवा पाई हूँ, बट मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूँगी कि SSC CHSL में मेरा अच्छा खासा Tier 3 में स्कोर था, ठीक है। 70+ मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने MTS वगैरह भी दिए थे, तो उसमें मेरे 45 मार्क्स है। CGL भी लास्ट टाइम दिया था, तो उसमें भी अच्छे खासे मार्क्स थे। अब फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए पेपर तो दिए जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखा सकती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली लोगों को मैंने यूज़ करते हुए देखा है और लोग यही प्रेफर करते हैं अपने एग्जाम राइटिंग के दौरान। हालांकि मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दूँ कि बड़े बड़े जो टीचर्स हैं ना, मैथ्स के, इंग्लिश के, वो भी कभी कभी ये बेसिक बातें नहीं जान सकते। और आपको पता है CGL का जो Tier 3 का स्कोर है ना, वो आपकी रैंक डिसाइड करने में, आपका सिलेक्शन डिसाइड करने में, और इवन तो कभी कभी फाइनल सिलेक्शन से आपको एक नंबर से दूर करने में बहुत मदद करता है। और ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, या कहीं कुछ इस टाइप से उनका रह रहा है, तो वो समझ सकते हैं कि अगर आपको उसी Tier 3 में 50 नंबर मिले और उसी Tier 3 में 70 नंबर मिले, तो 20 नंबर का मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं। इसके अलावा मैं एंड में आपको एक अपने स्टूडेंट की कॉपी भी दिखाऊंगी जो कि कौशल की कॉपी है, ठीक है। तो वो उसको जो है मार्क्स मिले हैं, कैसे मार्क्स मिले हैं, क्या मिले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ दिखाऊँगी, ठीक है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बेसिक बातें बताऊँगी। देखो, मैं बहुत बातें नहीं बताऊँगी। अब 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिखना बिल्कुल नहीं आता तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाओगे आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ऐसे आता है आपका 50 मार्क्स का, ठीक है, और आपका लेटर आता है 50 मार्क्स का। ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, ठीक है। ऐसे में लगभग 340 के अराउंड आपको बॉक्सेस मिलेंगे। कैसे बॉक्सेस मिलेंगे मैं आपको यहीं नीचे दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप के आपको बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है ना। अब वहाँ पर 5 बॉक्स होते हैं, यहाँ पर मैंने 4 ही बॉक्स रखे हैं, यहाँ पर वहाँ पर 5 बॉक्स होते हैं, ओके। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे ना, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप एक डीप ब्रेथ लें और ऐसे का टॉपिक अच्छे से पढ़ लें। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ लें, क्योंकि CGL 2019 में क्या हुआ था, क्वेश्चन किसी और चीज़ पे पूछा था, बच्चों ने लिखा कुछ और था। हालांकि मार्क्स दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार अच्छे से ऐसे का टॉपिक पढ़ लें। आपको क्या लिखना है, अपना एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट टाइप का तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, NCERT पे पेस्ट होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे फ़र्क पड़ता है। मैंने किया था तो मुझे पड़ा था, तो डेफिनेटली आप भी करोगे तो आपको भी पड़ेगा, ठीक है ना। मैं पहला चीज़, अगर जैसे मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ तो मैं क्या चीज़ फॉलो करती हूँ वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ऐसे का टॉपिक पढ़ लिया। अच्छा, ये चीज़ें आई हैं, मुझे पता है कि 340 ब्लॉक्स मुझे मिले हुए हैं। मुझे हार्डली 250 से 275 में अपना वर्ड पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। हार्डली 275 से एक आगे हुआ तो आपका वो चीज़ काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अब अपना ऐसे जो है हम 3 पार्ट में ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ आप समझिए। लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। बेसिक बातें क्या है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन देना और बॉडी लिखें और कंक्लूजन लिखें, तो ये एक सीरीज में होना चाहिए। सीरीज का मतलब समझ रहे हैं कि ये तीनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हों। ऐसा ना हो कि आपने इंट्रोडक्शन कुछ और दे दिया, बॉडी में कुछ और लिख दिया, कंक्लूजन कुछ और लिख दिया, मतलब एक तरीके से पूरा जो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि आपने कहाँ से कहाँ क्या जोड़ दिया है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देते हैं। इंट्रोडक्शन में जब भी आप कोशिश करें तो कोई कोड डाल दें। कोड से जो है नंबर मिलते हैं, ऐसा मैंने देखा है, मोस्टली जगह मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई फैक्ट पता है, अब एक और बात समझ लीजिए,
फैक्ट, अगर वही फैक्ट लिखिएगा जो आपको अच्छे से कंफर्म 100% पता हो। अगर आपको फैक्ट आधा अधूरा पता है मत लिखिए, अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको 100% पता है कि नहीं ये फैक्ट मैंने पढ़ा था और ये 100% ट्रू है, तो आप उस फैक्ट को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कंक्लूजन पार्ट जरूर लिखिए। कंक्लूजन पार्ट में क्या लिखना होता है, जैसे मान लीजिए प्रोज और कॉन्स पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपने प्रोज लिखा, फिर आपने कॉन्स लिखा बॉडी में, फिर आप कंक्लूजन में ये बताएंगे कि इनके प्रोज और कॉन्स तो हैं ही, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा और होना चाहिए, या हमारे हिसाब से, या कुछ अपने हिसाब से कंक्लूजन जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बस ये नहीं कि जैसे मान लीजिए मेट्रो सिटीज़ के पिछली बार लाभ और हानि आए थे, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में रहने के CHSL की बात करें, CHSL 2020 के जो टॉपिक आया था वो यही आया था ऐसे का कि मेट्रो सिटीज़ में रहने के लाभ और हानि बताइए, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, सिर्फ लाभ लिख दिया, हानि लिख दी, कंक्लूजन पार्ट लिखा ही नहीं। कंक्लूजन पार्ट में आपको ये लिखना था कि भैया ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, अगर इन नुकसानों का जो है सुधार कर दिया जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसे को लिखते हुए कभी भी आपको रूड नेचर का शो नहीं करना है। भले ही आपको सरकारी गतिविधियों में कोई इंटरेस्ट ना हो, सरकारी योजनाएं आपको बिल्कुल ना भाती हो, लेकिन अगर किसी सरकारी योजना पे आ गया है तो आपको वहाँ मोदी जी की बुराई नहीं पेल के आ जानी है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, आप कितने भी कट्टर विरोधी हो, आपको ये अपने जो पेपर है, एग्ज़ाम पेपर, उसमें नहीं दर्शाना है, क्योंकि एक्चुअली वो इंटरव्यू को हटा करके आपसे ऐसे लिखवा रहे हैं। तो वो कुल मिला के ये जानना चाहते हैं कि आपको लिखने का तरीका कैसे मालूम है और आपकी भावनाएं आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अगर आप रटा रटाया तरीका लिख के आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जानते हैं कि आपने पहले इसको पढ़ा लिखा है और आप वही रट रहे हैं। अगर आप अपने भाव व्यक्त करने तो वो डेफिनेटली जहाँ अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं वहाँ ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लेटर पे। ऐसे की बातें इतनी हैं, बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर आप लिखना जानते हैं तो आप हर विषय में लिख लेंगे। अगर आप बिल्कुल अननोन टॉपिक से आ गए हैं, बिल्कुल मान लीजिए आपका टॉपिक अननोन है, तो भी आप जो है कुछ ना कुछ उस पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रोडक्शन बनाइए, बॉडी बनाइए, कंक्लूजन बनाइए, इस तरह से अपने ऐसे को फिनिश कीजिए। उस पर कोई अच्छा सा कोट अगर आप बना के डाल पाएँ तो ज़रूर डालिए। फैक्ट को तभी इंट्रोड्यूस कीजिए जब आपको 100% उसकी जानकारी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लेटर पे। लेटर पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। तो लेटर की अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का जो पैटर्न रहता है। सबसे पहले ऊपर आपको सेंडर्स एड्रेस डालना होता है, फिर आपको डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब देखो मैं हिंदी में भी बता दे रही हूँ। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है कि भेजने वाले का पता। मान लीजिए मेरा पता है तो वहाँ पर मैं अपना पता डालूंगी। डेट आज की डाल दी, जो भी उस दिन परीक्षा भवन की एग्जाम की डेट है, जैसे यहाँ पर आपको 6 तारीख डालनी है, 6/2/2022, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता। सब्जेक्ट मतलब विषय, जिस विषय पे आपको लेटर लिखना है उसके। मान लीजिए गैस कनेक्शन से रिलेटेड हमें लिखना है तो हम ये लिखेंगे कि मेरे गैस कनेक्शन के संदर्भ में, है ना, संदर्भ हेतु, इस टाइप से लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि हम लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर या महोदय, है ना, महोदय, इस टाइप से जो चीज़ें लिखते हैं उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिय सर नहीं लिख सकते, ठीक है, प्रिय नहीं लिख सकते। प्रिय और ये सारे वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं? फॉर्मल लेटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि मैं आपके क्षेत्र की, मान लीजिए लेटर आया है कि आप अपने क्षेत्र में बढ़ते कचरे को लेकर के एक पत्र लिखिए, तो मैं आपके क्षेत्र की निवासी फला हूँ, और फिर इसके बाद में आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉडी स्टार्ट कीजिए और ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन के बाद जो है, मतलब जो आपने समस्या का इंट्रोडक्शन दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर समस्या का इंट्रोडक्शन दिया और फिर बॉडी पे आइए। बॉडी में आने का मतलब क्या होता है? बॉडी का मतलब इसमें भी वही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीनों पार्ट लिखने हैं।
बॉडी का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर ये लिखना है कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं, ऐसा ऐसा है। और कंक्लूजन में आपको हमेशा कोई ना कोई अपने तरफ से समस्या का समाधान भी बताना है, वो उसको फॉलो करें, ऐसा उनसे विनती करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि आपने कहना है कि भैया मैं चाहती हूँ कि ऐसा 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 हो जाए, या कचरे के लिए उठाने के लिए नगर निगम पार्षद कोई अधिकारी कोई एक्शन ले इस टाइप से, या उनको जो है उस पर कार्रवाई करी जाए, या कचरे का डब्बे रखवाए जाए, कुछ भी इस टाइप से आप कह सकते हैं। कंक्लूजन में जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिख सकते हैं। और साथ में ये लिखिए कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर अपनी बेहतर प्रक्रिया देंगे, या आपके सकारात्मक कार्रवाई के इंतज़ार में। इस टाइप से अच्छे वर्डों का यूज़ करें। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, देखो मैं प्रॉपर हिंदी में लिखती हूँ, ठीक है, तो मुझे हिंदी के ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स का नॉलेज है। अगर आपकी प्रॉपर लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी में ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो इंग्लिश में लिख देता हूँ। जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी खासी पकड़ है, जिस पे आप 10th 12th से ऐसे लिखते आ रहे हैं, लेटर लिखते आ रहे हैं, उस पे ही लिखिएगा। अदर लैंग्वेज को मत ट्राई करिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम थैंक्स के साथ जो भी अपना लिखते हैं, जैसे कि भवदीय या योर्स फेथफुली या व्हाटएवर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, मतलब जगह का नाम डाल सकते हैं, डेट, फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन, जैसे कि प्रिय मित्र, मैं अपनी मित्र को लिख रही हूँ तो उसके पास होने की खुशी में, तो यहाँ पर हम प्रिय मित्र लिख सकते हैं। पिछली बार बहुत लोगों ने कुछ इस टाइप से वर्ड्स यूज़ कर लिए थे, जैसे प्रिय छोटी और ये, तो ये सारे वर्ड यूज़ मत करना, यूएफएम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ मत करना, ओके। तो यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन दिया, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कि आपका पत्र मिला, मुझे बेहद खुशी हुई, आपका पत्र प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई, और ये जानकर बेहद अत्यंत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ कि आप परीक्षा में 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपका चल जाता है। लेकिन फॉर्मल लेटर में क्या है कि आपको प्रॉपर फॉर्मल ही भाषा यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी घरेलू भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चलता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। फिर हमने वहाँ बॉडी लिखी कि मतलब आप जल्दी घर आइए ये वो, और उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया कि सभी को प्यार देना और आपके जल्दी आने की प्रतीक्षा में आपका मित्र, जो भी अगर उसमें नाम लिखा है तो वो लिख दीजिएगा। अगर वहाँ पर नाम नहीं लिखा है तो आपको अपने मन से XYZ आबासा फलाना ढिमका कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर वहाँ नाम दिया है तो ही लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। वैसे मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये UFM वाला केस हुआ है तो वहाँ पर नाम वाम दे रहे हैं, जैसे आप सुरेश हैं, आप रमेश हैं, इस टाइप से दे रहे हैं। जो लड़कियाँ हैं उनके लिए सुरेशानी दे देंगे, मतलब सरिता दे देंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ले लीजिए। ये देखिए ब्लॉक्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, होपफुली ये छोटा हो जाए, छोटा नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच में लिखने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो, ब्लॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच में लिखिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखा और उसके बाद यहाँ डेट डायरेक्ट नहीं डालनी है, आपको ऐसे बीच में एक पूरा ब्लॉक छोड़ देना है, ठीक है। जब भी आप पैराग्राफ चेंज करें पूरा ब्लॉक छोड़ देना है, ठीक है। इससे अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में। फिर आप जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने पहला लिखना स्टार्ट किया, जैसे ये सैल्यूटेशन है और इंट्रोडक्शन वाली लाइन आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप पैराग्राफ नेक्स्ट चेंज करें यहाँ पर बॉडी का, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट करें। तो ये थोड़ा सा ना चीज़ें हैं जो लेटर को देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है। कॉमा को अवॉइड करें, ये सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस में ऐसा NCERT बोलती है, और SSC ज़्यादातर NCERT के पैटर्न को ही फॉलो करती है। तो आप मतलब कोशिश कीजिए कि NCERT को ही फॉलो करें, ठीक है। चाहे मैं इसलिए मैथ्स वगैरह में भी बोलती हूँ कि आप NCERT को ही फॉलो करिए, ठीक है। अब कंक्लूजन के बाद यहाँ थैंक्स और नीचे अपना जो भी आपका नाम वहाँ पे मेंशन है वही डालिए। अपना नाम या अपनी कोई भी चीज़ जिक्र करने से बचिए, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ। चलिए तो मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है 250 वर्ड की लिमिट है। चलिए तो मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ फॉलो करिएगा इसको, और मैं आपको इनकी कमियाँ या इनकी अच्छाइयाँ भी बताती चलूँगी।
देखिए टॉपिक क्या आया था, पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉपिक था फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल्स एंड पब्लिक डिबेट, है ना। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। अब चलिए देखिए इन्होंने स्टार्ट किया है। अब मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करें तो आप एक कोट से स्टार्ट कर दें। वो छोटा एक लाइन का कोई भी कोट हो सकता है यार। इतना आप मतलब 50,000 वाली सैलरी पे जाना चाहते हो, ठीक है, 40,000 वाली, और आप जो है एक कोट नहीं लिख सकते यार, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट किया इन्होंने, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। अब देखो यहाँ इन्होंने फैक्ट का यूज़ किया है, ठीक है, ये बढ़िया फैक्ट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है और इसी वजह से इनको ऐसे में अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा मूल संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार, देखो यहाँ पर इन्होंने इसका भी यूज़ किया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे गई है इन्होंने साथ में लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अलग अलग कोशिश करें, ठीक है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। ये यहाँ तक इन्होंने काफ़ी अच्छा और सारे फैक्ट्स भी यूज़ कर दिए, तो ये काफ़ी अच्छा इनका इंप्रेशन पड़ गया। अब आगे देखते हैं, जैसे देखो यहाँ से सेंटेंस खत्म हुआ तो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया नेक्स्ट पैरा के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ आप भी यूज़ करिएगा, ठीक। हमारे संविधान में सभी वर्गों के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने बात अपनी स्टार्ट करी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कटिंग भी हो गई है इनकी यहाँ पर, लेकिन इट्स ओके, वहाँ पे कटिंग जायज़ है, आप कर सकते हैं। अगर आप बीच में कुछ गलत लिख गए तो आप कटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। अभिव्यक्ति करने का मतलब बोलने की स्वतंत्रता से है। हमारे देश में, अब ये देखो थोड़ा सा रिपीटेड हो गया इनका यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से गरीब समुदाय को वंचित रखा जाता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर गरीब समुदाय पे आ गए। आए दिन संसद भवन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस होती रहती है। हमारे समाज में, अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि संसद वगैरह में क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और अल्पसंख्यक समाज का क्या मतलब, ये निगेटिव पॉइंट्स अब थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर लाने शुरू करे हैं। हमारे समाज में गरीब समुदाय, अल्पसंख्यक समाज को प्राचीन काल से ही प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉपिक से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मोल्ड ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से उनको यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करने की इतनी आवश्यकता थी नहीं। इसको और बेहतर तरीके से ये लिख सकते थे हालांकि, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हमारे देश की उस समय लिखते समय ना इतना ज़्यादा अच्छे से याद नहीं आता, ये भी बात है। देश की कानून व्यवस्था दिनों दिन लचर हो गई है, ठीक है। अब देखो लचर हो गई है, ये यहाँ पर इन्होंने वो किया है। हमारे संविधान में हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, होना चाहिए दी है। इसके अच्छा ने लिखा है तो ठीक है। इसके साथ अगर भेदभाव, देखो भेदभाव जब भी हाइफन वाले वर्ड होंगे एक जगह आएंगे, भेदभाव किया जाता है, ठीक है, तो यह हमारे समाज और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने ये बढ़िया लाइन लिखी है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए मूल अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित रख सकें। ये बहुत बढ़िया लाइन इन्होंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे देश के सभी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए, ठीक है। हमारे संविधान में अगर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है तो संसद को ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे देश के किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सके। तो अब यहाँ देखो इन्होंने संशोधन की बात करी, मतलब अपने हिसाब से इन्होंने कंक्लूजन दिया है,
ठीक है। तो ये इनका पूरा फिनिश हुआ है और इनको 33 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 50, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर मैं कहूँगी। और इसके वजह क्या है कि इन्होंने फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्होंने प्रॉपर लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। बीच में एक आध जगह ये थोड़ा सा मिस आउट हुए हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, इतना चलता है, ठीक है। लिखते समय आप फ्लो में बह जाते हैं, फिर आपको इतना याद नहीं लगता कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा होता है। तो चलिए आगे अब हम लोग लेटर पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको अपना लेटर ना मोस्टली यहीं तक ख़त्म कर लेना है, और फिर भी थोड़ा सा बच रहा है तो यहाँ की 1 लाइन या 2 लाइन ही आप ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपर बीच में गैप्स दिए हैं। तो अदरवाइज़ आप अपना लेटर कोशिश कीजिए कि इसी पेज में एंड हो जाए, ये वाला पूरा जो पेज है वो यहाँ पर खाली ही रहे, ठीक है, तभी आप समझिएगा कि मेरा पूरा प्रॉपर लेटर हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप लिख तो देंगे लेकिन वो मान्य नहीं होगा। चलिए लेटर में आ जाते हैं। लेटर में देखिए ये लिखा हुआ है, यह मानते हुए कि आप सुरेश या सीमा हैं, आपका ये मकान नंबर है, ठीक है, यहाँ के आप रहने वाले हैं और अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, जो ये संबंधित अधिकारी का पता है, को पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं का समाधान का आग्रह हो, ठीक है। चलिए तो इन्होंने देखो पहले अपना एड्रेस लिखा जो इनका एड्रेस था, ठीक है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। फिर इन्होंने एक इसका गैप दिया जो कि बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने फॉर्मेट को फॉलो किया। फिर इन्होंने दिनांक लिखा, दिनांक आपको इसी तरह से लिखना हुआ है। फिर इन्होंने क्या लिखा, सेवा में, बहुत सही लिखा इन्होंने यहाँ पे। और फिर यहाँ पर इन्होंने रिसीवर्स एड्रेस डाला है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिसीवर्स एड्रेस डाला है। यहाँ पर ये जो इन्होंने इधर ब्लॉकेज छोड़ दिए हैं ये आपको नहीं छोड़ने हैं, आपको ये सारी चीज़ें इधर ही लिखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि सब कुछ अब एक ही तरफ एक ही फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पूरा इधर ही लिखना है। अब इसके बाद में इन्होंने विषय लिखा है। विषय देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, जनजातीय समूह के बीच विविध समस्याओं के समाधान हेतु। कंसाइज वे में लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है, विषय समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में सैल्यूटेशन ऐड किया गया, महोदय, और फिर इसके बाद में इन्होंने इंट्रो स्टार्ट किया, ठीक है। मैं संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाला एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। मैं देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच रहकर सामाजिक कार्य करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने क्वेश्चन को ही फॉलो किया है। अब इसके बाद में मैं अपने अग्रलिखित विचार के माध्यम से, अब देखो यहाँ इन्होंने अग्रलिखित कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, माध्यम से आपका ध्यान जनजातीय समूह के बीच विविध समस्याओं के समाधान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे समाज में, देखो आकृष्ट भी अच्छा वर्ड है, ठीक है, हमारे समाज में बहुसंख्या में जनजातीय समाज निवास करती है, ठीक है। अब देखो समाज है ना, तो करता है होना चाहिए, यहाँ था यहाँ पर, ठीक है। जनजातीय समूह लिखते तो यहाँ पे करती हो सकता था। जनजातीय समाज में जन्म लेना हमारे समाज के भव्य भाल या भव्य चाल को जैसे लिखा इन्होंने, पर कालिमा सिद्ध हो रही है। आए दिन जनजातीय समूह के साथ शोषण, दोहन, अब देखो यहाँ पर इन्होंने दोहन और अत्याचार जो वर्ड यूज़ किया, तो दोहन वर्ड थोड़ा सा यहाँ शायद एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा। दोहन, अत्याचार एवं बलात्कार जैसी जघन्य अपराध होती रहती यानी होते रहते हैं होना चाहिए था, ठीक है। एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि मैं यह समस्या इस पत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। अच्छा, यहाँ पर ये जो इन्होंने समस्याएं बताई ना, वो समस्याएं इतनी सॉलिड नहीं थी। समस्याएं जैसे जनजातीय समूह में क्या थी कि उनको एजुकेशन की बहुत इशू आ रही है, ठीक है, उनको हॉस्पिटल की बहुत इशू आ रही है। आप इस टाइप की सामाजिक समस्याओं से, क्योंकि आप सामाजिक कार्य करते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट को बहुत इशू आ रहा है, ठीक है, या भोजन की इशू है, इस टाइप की कोई इशू जो है आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे। इस वजह से शायद इनको लेटर में कम मार्क्स मिले, जितना मैं समझ पा रही हूँ। बाकी इन्होंने लिखा बहुत है, इनका टोन बहुत अच्छा है, इनका जो पूरा ओवरऑल जो टोन है निकल के आ रहा है लेटर का, वो बहुत अच्छा है। बट इन्होंने जो समस्याएं अवगत कराई ना, वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर समस्याएं बताई जा सकती थी, ठीक है।
अब आगे देखिए, इन्होंने यहीं से स्टार्ट खत्म कर दिया। आशा है आप इस समस्या के समाधान हेतु कोई सख्त कदम उठाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप उस समस्या का समाधान बताने में भी सक्षम हो उसी लाइन के अंदर, तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा मार्क्स की ओर अपने आप को ढकेल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जो समस्या दी गई है उसका अपने लेवल पे कोई समाधान आप बता पाएँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर धन्यवाद सुरेश, ठीक है। इस चीज़ के इनको 25 नंबर मिले, और इनको कम नंबर क्यों मिले मैंने आपको उसके 2-3 कारण बता दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लास्ट पेज था, आप देख सकते हैं 25 नंबर इनको यहाँ पर दिए गए हैं। तो होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्टार्टिंग वाला पेज जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग का पेज है, जहाँ पे यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको आपका लेफ्ट हैंड, इसके अलावा यहाँ पे आप जिस माध्यम में अपना पेपर देना चाहते हैं वो पेपर पे टिक करना है, और यहाँ पे ये तो सब वो फिल करेंगे, ये आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर, ठीक है। तो आपको क्या क्या काम करना है, आपको करना ये कि यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड जरूर लगा दें, यहाँ परीक्षा का जो माध्यम हो वो ज़रूर लिख दें, यहाँ अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दें, और साथ में अपना नाम भी लिख दें, यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर कर दें, ठीक है, जो सिग्नेचर आप करते हो, ठीक है। तो ये नाम आपको कहीं भी मेंशन नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है ना। तो होपफुली आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। इनको 58 मार्क्स मिला है ओवरऑल 100, ठीक है। तो आप इस को देखकर अगर कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड साथ ही साथ आप जो है मेरे साथ अपने सुझाव भी साझा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कॉपी है जो आपने RTI से मंगाई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के बता सकते हैं। अगर आप मुझे अपनी कॉपी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी कमियाँ या उसकी अच्छाई भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।